प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आपका दिन शुभ रहे। कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म की श्रृंखला में आज मैं संतलाल के रूप में जाना जाता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, जूलॉजी डिपार्टमेंट में हूं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस ले रहा हूं। पहला कैटाबॉलिज्म का पहला पार्ट। ध्यान से देखना। कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का कैटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चाहे ग्लाइकोजन हो, चाहे मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा यानी मोनोसैकेराइड्स में बदलेगा, और ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में भी बनते हैं, दूसरी साइकिल में प्रवेश करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका उदाहरण लिया है। और कर रहे हैं अपन मात्र ग्लूकोज मोनोसैकेराइड का कैटाबॉलिज्म, broken down into simple substances या simpler substances like carbon dioxide and water etc. with the production of energy। साथ में क्या बनती है? ऊर्जा। ओवरऑल रिएक्शन क्या शो कर रहा हूं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसके साथ में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के 38 मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के भी 38 एटीपी, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट काम में आएंगे 38, और ये बदलते हैं 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, और पानी के भी 6, वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल, और साथ में एटीपी बनेगी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। वैसे मॉल्स होता है, लेकिन सामान्यतः अपन मॉलिक्यूल्स के रूप में पढ़ते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कैटाबॉलिज्म का है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और उपस्थिति में भी। तो ये पूरा का पूरा कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज का जो हो रहा है, ये ऑक्सीजन और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की उपस्थिति में हो रहा है, 6 CO2 और H2O में, और साथ में एटीपी बन रही है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। वापिस ये जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो वो भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, तो CO2, वाटर और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे सेम ये वापिस भी बदल सकता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये जो प्रोसेस दिया है कैटाबॉलिज्म का, इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा आएगा ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, उनका कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलता है, ये पाथवे चलता है सेल के साइटोप्लाज्म में, और कन्वर्जन होने के बाद में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनेगा वो सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करेगा, और क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल में प्रवेश कर जाएगा।
ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है कुछ आरबीसी में, जहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, वहाँ एनर्जी का सोर्स है। कैंसर सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, वहाँ पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन का अभाव होता है। एनारोबिक रूप से एनर्जी प्रोवाइड करने का माध्यम मात्र ग्लाइकोलाइसिस है। तो शुरुआत करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को एमडेन मेहरॉफ परनास पाथवे बोलते हैं, EMP पाथवे। ये तीन केमिस्ट हैं, इन्होंने तीन केमिस्ट ने 1940 के अंदर जो फजल्ड यानी जो उलझी हुई जो ये ग्लाइकोलाइसिस की जो चैन थी, इनको सुलझाने का कार्य किया था और इन्होंने ये प्रपोज की थी। तीन अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इनके पूरे नाम बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले अपन लेते हैं क्या है ग्लाइकोलाइसिस। The sequence of reaction by which glucose is degraded anaerobically is called glycolysis। यानी अभिक्रियाओं का एक अनुक्रम है जिसके द्वारा ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है, डिग्रेडेड होता है अनाक्षीय बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको अपन ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी बिना ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक अभिक्रियाओं का ऐसा अनुक्रम जिसके द्वारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, दिस प्रोसेस या pathway is known as glycolysis। It results in the production of two molecules of pyruvic acid from one molecule of glucose। इससे पायरिक अम्ल के दो अणु बनेंगे और साथ में एटीपी बनेगी, 8 एटीपी बनेगी। लेकिन मसल्स में जब देखते हैं तो ग्लूकोज स्टार्ट्स दिस पाथवे एंड फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड। मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के द्वारा ये पाथवे प्रारंभ होगा और किस में बदल जाएगा, ये पायरिक एसिड की जगह लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस सदैव सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में संपन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहाँ चलता है, सेल के साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। और कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। और ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ये 10 एंजाइम कैटालाइज्ड एंजाइमों से कैटालाइज्ड होकर के यानी उत्प्रेरित होकर के अभिक्रियाओं के द्वारा या स्टेप्स के द्वारा ये पूर्ण होता है। दिस पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय, अब देखिए ये EMP पाथवे क्यों कहते हैं इसको, एमडेन मेहरॉफ परनास। आर साइलेंट रहेगा क्योंकि आर के बाद में वोवेल नहीं आ रहा है। नाउन के अंदर आ सकता है, सॉरी, परनास। दिस पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय गस्टेव एमडेन। इन्होंने काम किया था 1920 में। और दूसरा था ओटो मेहरॉफ, इन्होंने काम किया था 1930 में। और तीसरा है बायोकेमिस्ट जैकब कार्लोल डोडारोफ, इन्होंने 1940 में काम किया था। और सभी ने मिलकर के they had finally completed the puzzle of glycolysis in 1940। 1940 के अंदर ये कंप्लीट जो प्रोसेस जो था ग्लाइकोलाइसिस को, इसको इन्होंने तीनों बायोकेमिस्ट ने सुलझा दिया था, यानी एक वेल डिफाइंड मैनर में इनको समझा दिया था। अब चलते हैं वो 10 स्टेप्स कौन से हैं। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप होगा फॉस्फोराइलेशन का, यानी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। सेकंड स्टेप है आइसोमेराइजेशन का, यानी एल्डोज अवस्था जो है
वो कीटो में बदलेगी, CHO एल्डिहाइड कीटोन में बदलेगी, COO में बदलेगी। थर्ड फॉस्फोराइलेशन सेकंड होगा, बट फर्स्ट कार्बन पे होगा। कैसे होगा आगे देखेंगे। फोर्थ स्टेप जो है वो एल्डोज क्लीवेज होता है, यानी ग्लूकोज के अंदर कार्बन की संख्या 6 होती है, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, वो तीन तीन में टूट जाएंगे, 3C मॉलिक्यूल 3C मॉलिक्यूल में, यानी क्लीवेज का मतलब विलयन यानी टूटना। पांचवा स्टेप में फिर आइसोमेराइजेशन होगा। आइसोमेराइजेशन स्टेप नंबर 2 में हो रहा था, यहाँ आइसोमेराइजेशन होता है। स्टेप नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट आ रहा है, फॉस्फोराइलेशन विद डिहाइड्रोजनेशन, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा। पहले फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन नंबर 3, और उसके बाद में डिहाइड्रोजनेस होगा। ये अभिक्रिया 2 बार चलेगी। फॉस्फोराइलेशन पार्ट थर्ड, यानी तीसरा फॉस्फोराइलेशन यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा, और डिहाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, और उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। सेवंथ स्टेप जो होगा इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होगा। पांचवें स्टेप तक की जो अभिक्रियाएं हैं उनको अपन हाफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब इसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट जो है ये 2 भागों में चलेगा। सेवंथ पॉइंट एटीपी का निर्माण होगा, और एट्थ स्टेप के अंदर इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट होगा। फॉस्फेट जो ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा, और डिहाइड्रेशन स्टेप नंबर 9th में होगा, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम कार्बन नंबर 2 एंड हाइड्रोक्सिल फ्रॉम कार्बन नंबर 3। और लास्ट का है फॉर्मेशन ऑफ पायरिक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड। स्टेप नंबर 4 से जितने भी अभिक्रिया चलेंगी उसके आगे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, उससे पहले एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल बनने प्रारंभ या बन चुके हैं, तो 2 मॉलिक्यूल साथ में चलेंगे। अब स्टेप नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, अपने पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। ये स्टेप नंबर फर्स्ट जो है ये फॉस्फोराइलेशन का है, तो इसमें आप कार्बन नंबर 6 पे देखिए, यहाँ CH2OH है, तो H हट जाएगा, उसकी जगह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम एंड मैग्नीशियम। यहाँ ये अभिक्रिया फर्स्ट अभिक्रिया, थर्ड अभिक्रिया और 10th अभिक्रिया मैं बता देना चाहता हूँ, ये ग्लाइकोलाइसिस में इरिवर्सिबल होती हैं, बाकी की सभी रिवर्सिबल अभिक्रियाएं होती हैं। 3 अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं और 7 उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होंगी। तो यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक एटीपी का मॉलिक्यूल काम में आता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे जाकर के जुड़ जाता है, तो इसलिए उसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आइसोमेराइजेशन होगा, यानी एल्डोज अवस्था जो है वो कीटो में बदलेगी फॉस्फोहेक्सोमेरेज एंजाइम के द्वारा। अब ये देखिए, फॉस्फोहेक्सोमेरेज के द्वारा जो आइसोमेराइजेशन हो रहा है एल्डोज का कीटोज में, वो क्या हो रहा है ये देखिए आप, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ पे H हट जाएगा और कीटो ग्रुप COO कीटो ग्रुप बन जाएगा, है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो लिया है C6H12O6 C6H11 बन गया, क्योंकि
यहाँ H हट करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया, O6 साथ में P दिखाएंगे। इसका भी देखिए C6H11O6P सेम होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये यानी एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कीटो ग्रुप में बदलने के कारण से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन किस में हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में जब चलते हैं तो यहाँ पे एटीपी काम में आती है, यानी ये भी ये देखिए आप इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और स्टेप नंबर 3 की इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये देखिए आप 3 नंबर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और मैग्नीशियम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज तो एंजाइम है, मैग्नीशियम कोफैक्टर है, और एटीपी की सहायता से एटीपी यहाँ कंज्यूम होती है, एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा। इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पर भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, क्योंकि एटीपी टूटेगी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले वाले में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता था, कार्बन नंबर 6 पे जाके जुड़ा था, अब ये जाकर के जुड़ रहा है कार्बन नंबर 1 पे। 1 2 3 4 5 6 चट्टे के ऊपर कार्बन नंबर 6 के ऊपर ऑलरेडी ये एडेड है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब यहाँ से क्या कम होगा, हाइड्रोजन का एक एटम कम हो जाएगा, C6H10O6P2 डाइफॉस्फेट है, तो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने हो जाएंगे, P2। अब चौथी अभिक्रिया जो है उसको देखो, एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा चौथी अभिक्रिया में एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा क्लीवेज होगा, जिसको एल्डोज क्लीवेज स्टेप नंबर 4 बताई थी मैंने आपको पहले। इससे कार्बन की 3C यानी कार्बन के 6 कार्बन वाली जो संरचना है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, वो 3 कार्बन वाली 2 संरचनाओं में टूट जाएगा। एक का नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP C3H5O3P, और दूसरा बन जाएगा, ये देखिए आप, यहाँ कीटो ग्रुप बन रहा है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, यानी एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्लिसरॉल का सोर्स है, और उसके साथ में जुड़ करके द सोर्स ऑफ ग्लिसरॉल है दैट कंबाइंस विद फैटी एसिड टू फॉर्म फैट। ये फैटी एसिड के साथ में जुड़ करके फैट का निर्माण कर लेता है। कौन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इधर आप एल्डिहाइड ग्रुप में जब आओगे तो 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड हो जाएगा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, एक और ये 2। अब स्टेप नंबर 5 पे चल रहे हैं, दोनों ये आइसोमर है एक दूसरे के। स्टेप नंबर 5 पे फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज के द्वारा आइसोमेराइजेशन होता है, यानी ये कीटो ग्रुप एल्डिहाइड में बदल सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप कीटो में बदल सकता है, यानी 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल सकता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड में बदल सकता है। यहाँ इनके मॉलिक्यूल 1 और 2 मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब यहाँ से आगे जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे वो सदैव 2 ही रहेंगे। अब 6th अभिक्रिया जो स्टेप है वो 2 जगह चलता है, 6 फर्स्ट और 6 सेकेंड। 6 फर्स्ट के अंदर फॉस्फोराइलेशन 3rd हो रहा है फॉस्फोरिक एसिड के द्वारा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये आपस में एक दूसरे में आइसोमेराइजेशन हो रहा है, ये उत्क्रमणीय इटसेल्फ अपने आप ही है। तो
चाहे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हो, चाहे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो, ये किस में बदलेगा? 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल जाएगा और उसके मॉलिक्यूल बनेंगे 2। इसका मतलब यहाँ फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ रहा है। यहाँ इसके अंदर देखिए आप 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं उसके द्वारा CHO यहाँ देखिए आप CH2OP जुड़ जाएगा और CHOH वैसे का वैसे है, CH2OP वैसे का वैसे रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे थर्ड फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आकर के जुड़ रहा है। और 1,3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स बने जिसका फॉर्मूला है C3H6O3P2, 2 मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। NAD जो है उनका क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी हाइड्रोजन आयन आकर के जुड़ेंगे, इसका अपचयन हो गया और ये साइटोक्रोम पाथवे में प्रवेश करके एक NADH जो है साइटोक्रोम पाथवे में जाने के बाद में 3 ATP का निर्माण करते हैं। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं तो 3×2 यानी 2 बार ये प्रवेश करती है साइटोक्रोम पाथवे में, तो टोटल ATP बनेंगे 6। ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें एंजाइम जो है अब स्टेप नंबर 7th में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आ रहा है काम में? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। ये तो स्टेप नंबर 6 का सेकंड पार्ट 7th, ये देखिए 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। 6 में अपने पास जो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो बना था, इससे 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन जाएंगे 6 स्टेप नंबर 2 में। अब 7th स्टेप में जब देखेंगे तो यहाँ पे ATP का निर्माण होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो ATP 2 बनेगी। डायरेक्ट ATP बढ़ रही है। ये स्टेप नंबर 1st और 3rd के अंदर डायरेक्ट ATP 2 काम में आ रही हैं। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के और रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ये 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदलेंगे। इसका मतलब यहाँ वापस स्टेप नंबर 7 में क्या हो रहा है? 1,3-डाईफॉस्फो यानी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर के जुड़ रहा है। H यहाँ से हट जाएगा। एंजाइम जो काम में आएगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोराइलेज। यहाँ ADP के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके ATP का निर्माण करता है। 8th पॉइंट के अंदर देखेंगे अपने पास क्या बन गया? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से ADP से एक ATP बनेगी तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक अपने साथ ले लेगा, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 से हट जाएगा तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचेगा। कार्बन नंबर 1 से हट रहा है, ये देखिए कार्बन नंबर 1 से ये फॉस्फेट ग्रुप या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो हट रहा है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहाँ P अकेला हो जाएगा, यहाँ P2 थी। ये स्टेप नंबर 8 में प्रवेश कर रहा है।
अब यहाँ 7 में से 8 के अंदर जो बना, तो 8 में प्रवेश करने के पश्चात जब 9वें की तरफ चलेगा तब फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, स्टेप नंबर 8, यहाँ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, यहाँ इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट हो रहा है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे जाएगा, कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे जाएगा। ये देखिए कार्बन नंबर 3 पे ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट के कारण से कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। इसको बोलेंगे, अब यहाँ 3 फॉस्फो था, अब यहाँ हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लोकेशन के आधार पर रखा गया है। कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप है तो, और कार्बन नंबर 2 पे है तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल 2 होंगे। सेम जो है इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट हो रहा है कि फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 3 से 2 पे जा रहा है। स्टेप नंबर 9 में इनोलेज एंजाइम की सहायता से और मैग्नीशियम कोफैक्टर की सहायता से यहाँ क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज होगी, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम कार्बन सेकेंड, कार्बन नंबर सेकेंड से हाइड्रोजन आयन हटेगा। ये देखिए आप फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड स्टेप नंबर 9 में जो बन रहा है वो 8 में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटेगा कार्बन नंबर 3 पे। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे है, यहाँ पे ये कार्बन नंबर 3 पे सिर्फ CH2 ही है, OH हट गया है। इसको कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड। स्टेप नंबर 10, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इनोलेज और मैग्नीशियम की उपस्थिति में वाटर बाहर निकल रहा है, बता दिया। H आयन कहाँ से निकल रहा है, कार्बन नंबर 2 से, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से निकल रहा है, कार्बन नंबर 3 से। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड। अब 10th और लास्ट स्टेप आ रहा है, फॉस्फोइनोल पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं। यहां ADP जो है वो ATP में बदलेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक काम में ले लिया जाएगा। जो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे जो ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये हट जाएगा। ये देखिए CH3 COO, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, पायरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोजन कितने बन गए, 3, 1 4, C3H4, O के कितने हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ 10वें स्टेप के अंदर पायरिक एसिड के बन जाते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी आई, फर्स्ट, थर्ड और ये लास्ट वाली 10th, बाकी की सभी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब यहां एटीपी कितनी बनी, स्टेप नंबर 10 में एटीपी टोटल कितनी बनी, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 बनी।
और 2 पहले बनी थी, टोटल कितनी बन गई 4। जबकि 2 एटीपी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में काम आ गई। तो डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी है? बनी तो 4 है, लेकिन 2 एटीपी इन्होंने पे बैक यानी कंज्यूम कर ली इस पाथवे ने, तो डायरेक्ट एटीपी 2 ही बनती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के जो एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट एटीपी कितनी बनती है? 2 एटीपी बनती है। बनती तो टोटल 4 है, लेकिन 2 एटीपी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में वापिस काम में ले ली जाती हैं, तो 2 ही बनेगी। और NADH जब साइटोक्रोम पाथवे में जाएगा तब 3 एटीपी एक से बनेंगी, तो 2 बार 2 मॉलिक्यूल बने NAD के, तो NADH के, तो टोटल बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। नेक्स्ट ले रहे हैं एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, यानी ऊर्जा की कितनी लब्धि होती है, कितनी ऊर्जा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनती है। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, NADH के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2। और एटीपी कितनी बनी थी? 4 एटीपी। 4 एटीपी आर गेन्ड। ईच मॉलिक्यूल ऑफ NADH विल फॉर्म 3 एटीपी। प्रत्येक NADH का जो मॉलिक्यूल है वो साइटोक्रोम पाथवे द्वारा कितने एटीपी बनाता है? 3 थ्रो साइटोक्रोम पाथवे। हैंस टोटल गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर एज फॉलोज। 2 NADH से कितनी बन गई? 6। 3 एक से बनती हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 गुणा 2 बराबर 6 एटीपी। और डायरेक्टली ऑब्टेन अपने पास कितनी भी हैं? 4, लेकिन जिसमें से 2 देखिए 2 एटीपी पे बैक एट स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड, -2 एटीपी हो जाएंगी। नेट गेन कितना होगा ग्लाइकोलाइसिस में? नेट यील्ड एटीपी मॉलिक्यूल्स का कितना होगा? 8 एटीपी। थस नेट रिजल्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन of a molecule of glucose is 2 molecule of pyric acid and 8 molecule of ATP। यानी ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ब्रेकडाउन होगा तो 2 अणु तो बनेंगे पायरिक एसिड के और 8 अणु बनेंगे एटीपी के। डायरेक्ट एटीपी कितनी बनती हैं? 4, लेकिन 2 एटीपी डायरेक्ट ही काम में ले ली जाती है स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर थर्ड में। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, तब एक एक एटीपी डायरेक्ट कंज्यूम हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में 2 बनती हैं। टोटल एटीपी यानी यील्ड 8 एटीपी होती है। और अगर 2 काम में नहीं लेती हैं तो डायरेक्ट एटीपी का निर्माण 4 होता है। 4 में से 2 घट जाएंगी 2, और 2 साइटोक्रोम पाथवे द्वारा NADH से बनती हैं। प्रत्येक NADH से 3 बनती हैं, तो 2 अणु हैं तो 2 का मतलब 3 बन रही है। एक NADH से 2 मॉलिक्यूल बने हैं तो 3 को 2 से गुणा कर देंगे। 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6, तो 6 एटीपी और 2 एटीपी अपने पास डायरेक्ट बनी है। टोटल 8 एटीपी, या इनको डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फॉर 10 एटीपी में से 2 घटा दो, बात वही है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूले सहित समझाया है। हायर क्लासेज के अंदर ये विद स्ट्रक्चर फॉर्मूले क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द ग्लाइकोलाइसिस विद स्ट्रक्चर फॉर्मूले। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले, सभी की फॉर्मूलीज या प्रत्येक स्टेप का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप ढंग से प्रत्येक स्टेप को देखोगे, स्टेप नंबर 1 से लेकर के स्टेप नंबर 10 तक। ये हुआ कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज का पार्ट
फास्ट। आगे की वीडियो में कन्वर्जन ऑफ फायरिक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए पढ़ाऊंगा आपको ऑनलाइन, और ये वीडियो आपके शायद पसंद आएगा, ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। और जो वॉच कर रहे हैं उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।